नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, परीक्षा मंथन यूपीपीसीएस विशेषांक 2024 अर्थात जो इस साल की जो परीक्षा मंथन की वार्षिकी आई हुई है, करंट अफेयर्स की एक वार्षिक मैगजीन है जिसमें कि पूरे साल भर के जो समसामयिक मुद्दे हैं उनका संक्षेप में संकलन होता है। उसी में से आज हम आपके समक्ष राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आपदाओं का जो सेक्शन है उसको आपके समक्ष लेके आए हैं। इससे पहले कि मैं आपदाओं वाला सेक्शन आपके समक्ष साझा करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उससे आपको इसी प्रकार की जो परीक्षा उपयोगी वीडियो हैं वो लगातार मिलते रहेंगे, तब तक मिलते रहेंगे जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपदाओं, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आपदाएं। पहला जो इसमें पॉइंट है वो है हरिकेन मिल्टन। अक्टूबर 24 में अमेरिका में आए चक्रवात हरिकेन मिल्टन ने भारी तबाही मचाई। अमेरिका के राज्य फ्लोरिडा के सिएस्टा के शहर के तट से टकराया था। यह हरिकेन एक तरह का चक्रवात होता है और इसकी मुख्य विशेषता तेज हवाएं और भारी बारिश होती है। सभी चक्रवातों की यही विशेषता होती है और इनकी उत्पत्ति के स्थान के नाम पर इनके नाम अलग अलग होते हैं। अगर ये चीन सागर और प्रशांत महासागर में आएगा तो इसे टाइफून कहेंगे। अगर ये कैरिबियन सागर या अटलांटिक महासागर में आएगा तो इसे हरिकेन कहेंगे। अगर ये पश्चिम अफ्रीका या संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है तो इसे टॉर्नेडो कहेंगे। अगर ये उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की तरफ आएगा तो इसे विली विलीज कहेंगे और अगर ये हिंद महासागर क्षेत्र में आएगा तो इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहेंगे, क्योंकि जो हमारा हिंद महासागर है उसका काफी हिस्सा कटिबंधों के बीच में है, अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है। तो अगला जो आपदा है वो देखते हैं, चक्रवात दाना या डाना। अक्टूबर 24 में चक्रवात दाना उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराया था। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जो बंगाल की खाड़ी पर निर्मित निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण उत्पन्न हुआ था। जब कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो वहां की जो हवाएं होती हैं वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं और जब ऊपर की ओर हवाएं उठ रही होती हैं तो जो दाब है वो निम्न हो जाता है, एयर प्रेशर कम हो जाता है, वायु दाब। इसके कारण चारों तरफ की हवाएं उस स्थान को भरने के लिए बहुत तेजी से दौड़ती हैं और उसी में गोल चक्कर सा बन जाता है और चक्रवात बन जाता है। इसका जो मुख्य लैंडफॉल था वो भितरनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा तट था। भितरनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा तट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इसमें 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली थी। विश्व मौसम संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दाना चक्रवात का नामकरण कतर के द्वारा किया गया है। अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सबसे सही आकार का, सबसे मूल्यवान और सुंदर मोती। टाइफून यागी। दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस, चीन, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड इससे प्रभावित क्षेत्र थे और इसका नामकरण जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी द्वारा किया गया था। ये सितंबर माह में आया था। और हरिकेन जॉन मैक्सिको की खाड़ी में आया था, प्रभावित क्षेत्र था मैक्सिको। हरिकेन हेलेन कैरिबियन सागर में ये आया था। अमेरिका के पूर्वी टेनेसी और पश्चिमी वर्जीनिया और कैरोलिना राज्य इससे प्रभावित हुआ था। अगला है टाइफून क्रैथॉन। दक्षिणी चीन सागर में आया था और ताइवान और फिलीपींस इससे प्रभावित हुआ था। आप देखिए, चीन सागर में है तो इसे टाइफून कह दिया गया, कैरिबियन में है तो इसे हरिकेन कहा गया, भारत में आया तो चक्रवात कहा गया। अब आइए एक नजर देख लेते हैं चक्रवातों के वर्गीकरण पे। तूफानों को सिफर सैम्पसन स्केल पर 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। अब अगर प्रश्न आता है कि जो तूफान है या चक्रवात है या हेरिकेन है या टाइफून है उनको किस स्केल पे नापा जाता है, तो उसका आंसर है सेफर सिम्पसन स्केल पर। और इसमें 5 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी है जिसमें 119 से 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। दूसरी श्रेणी है जिसमें 154 से 177,
तीसरी श्रेणी में 178 से 208 किलोमीटर प्रति घंटे, चौथी श्रेणी में 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटे और पांचवी श्रेणी में 250 या उससे अधिक किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। जो ये यागी तूफान उत्पन्न हुआ था चीन में, यह चीन से थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस होते हुए बंगाल की खाड़ी की तक चला आया था और इसके अवशेष बंगाल में खड़ी बने डिप्रेशन और लो प्रेशर सिस्टम से पूरे भारत में जबरदस्त बारिश हुई थी। अगला है टाइफून शानशान। अगस्त 24 में टाइफून शानशान जापान के दक्षिण पश्चिमी आइलैंड क्यूशू पर पहुंचा। इसमें हवाओं की रफ्तार लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। अगला टाइफून है गैमी टाइफून। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में उत्पन्न एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। फिलीपींस में सुपर टाइफून करीना के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं चक्रवात असना। यह चूंकि चक्रवात लिखा है तो आप समझ गए होंगे ये हिंद महासागर का है। चक्रवात असना अपनी असामान्य उत्पत्ति और विकास के कारण चर्चा में था। सामान्य चक्रवातों के विपरीत जो गर्म समुद्री सतह पर बनते हैं, असना चक्रवात लैंड पर बना था, भूमि पर बना था, गुजरात की जमीन पर बना था और यह एक दुर्लभ घटना है क्योंकि उसकी उत्पत्ति भौगोलिक रूप से सामान्य समुद्री सतह पर नहीं बल्कि उससे बहुत दूर गुजरात की भूमि पर हुआ था और भूमि पर उत्पन्न होने के बाद यह चक्रवात अरब सागर की ओर बढ़ा, जहां से उसने जलवाष्प उठा लिया और अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में कम चक्रवात बनते हैं, विशेषकर अगस्त के महीने में। और चक्रवात को जो असना नाम दिया था यह पाकिस्तान के द्वारा दिया गया था। अगला देखते हैं चक्रवात रेमेल। चक्रवात रेमेल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों से टकराया था। इसके कारण पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अन्य पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश में जबरदस्त बारिश हुई थी और इसका नामकरण जो है रेमल ओमान ने दिया था, जिसका अर्थ होता है रेत। अगला चक्रवात है बेरिल चक्रवात। ये कैरिबियन द्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बेरिल आया था और इसकी गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे के रास्ता आसपास थी और सर्वाधिक प्रभाव जमैका में हुआ था। इसके कारण भारतीय क्रिकेट टीम जो 24 जून को ब्रिज टाउन, बारबाडोस में T20 विश्व कप जीती थी, वहीं फंसी रह गई और जब मौसम साफ हुआ तब वो वापस आ पाई। प्रश्न आ सकता है कि किस चक्रवात के कारण भारतीय टीम T20 विश्व कप जीतने के बाद भारत नहीं लौट सकी थी? तो बेरिल चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात गमाने। हिंद महासागर में स्थित मेडागास्कर द्वीप पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात गमाने की उत्पत्ति हुई, जिससे मेडागास्कर में अत्यधिक जनधन की हानि हुई। 150 से 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसमें हवाएं चली। वायु के परिवर्तनशील और अस्थिर चक्र के केंद्र में स्थित निम्न वायुदाब को चक्रवात कहा जाता है। इनकी दिशा पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा में के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में जब आएगा तो ये क्लॉकवाइज होगा और जब उत्तरी गोलार्ध में आएगा चक्रवात तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब ये चक्रवात की बात खत्म हो गई है, अब ज्वालामुखी और भूकंपों की बात करते हैं। शिवलुच ज्वालामुखी, ये 7 तीव्रता का भूकंप आया था रूस के पूर्वी तट पर। उसके बाद शिवलिच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह रूस के कामाचटका प्रायद्वीप में स्थित है। यह एक स्ट्रेटोवोल्केनो प्रकार का है। रूस के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। 10,000 वर्षों में 60 से अधिक बार इसमें विस्फोट हो चुका है। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट। इंडोनेशिया के सुदूर द्वीप हलमहेरा पर सक्रिय ईबू ज्वालामुखी फटा। हर ये 5-10 साल के बाद ईबू ज्वालामुखी जरूर फटता है। आसमान में 5000 मीटर तक राख और धुआं इसका उठा था, अर्थात इतना जबरदस्त विस्फोट था। इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखों में ईबू नाम है। अगला देखते हैं लेवोटोबी लॉकी ज्वालामुखी। लेवोटोबी लॉकी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी माउंट लेवोटोबी लॉकी में विस्फोट हो गया, जिसके बाद 6500 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया। यह सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया के फ्लोअर्स द्वीप पर स्थित है।
अभी आपने देखा ये जो ज्वालामुखी है लाकी लाकी, ये भी इंडोनेशिया में है। इसके अलावा ये दूसरा भी इंडोनेशिया में था ईबू वाला, और ये सिवलिट ज्वालामुखी भी जो है रूस में, अर्थात ये जो पैसिफिक ओशन है उसकी जो रिम है इसको कहते हैं सरकम पैसिफिक। पूरे विश्व में 70% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है, अर्थक्वेक्स के बारे में, ये कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, इनका क्या प्रभाव होता है, इनकी कैटेगरी क्या होती है, इनको कैसे नापा जाता है, और इनसे जो तरंगे उत्पन्न होती हैं वो अपना कैसे काम करती हैं, कितनी प्रकार की तरंगे होती हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिजिकल ज्योग्राफी का जो हमारा प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसी में अर्थक्वेक और सीज्मिक वेव्स अर्थात भूकंपीय तरंगे और भूकंप, इन दो टॉपिक से नाम से हमारे 2 वीडियो पड़े हुए हैं। और भूकंप का उससे ज्यादा डिटेल ना आपको किसी बुक में मिलेगा ना किसी वीडियो में मिलेगा। तो अगर आप भूकंपों के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो उन दोनों वीडियो को ध्यान से देखिए, फैक्ट्स की भरमार है उसमें। चलिए अगला देखते हैं, काठमांडू प्लेन दुर्घटना। 24 जुलाई 2024 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विमान क्रैश हो गया। 19 लोग सवार थे जिसमें 18 लोग मारे गए, पायलट उसमें बच गया। निजी एयरलाइन कंपनी सौर एयरलाइंस का विमान था जो काठमांडू से पोखरा जा रहा था। पोखरा को नेपाल की पर्यटन कैपिटल भी कहते हैं। जो लोग जाते हैं नेपाल वो पोखरा जरूर जाते हैं। चंडीगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में गोंडा मनकापुर रेलखंड के बीच चंडीगढ़ एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए जिसमें 20 से लोग घायल हुए थे। और रात में 2:45 बजे 2 डिब्बे बेपटरी हुए, उसके बाद 12 और जो है फटाफट देखते ही देखते पटरी से उतर गए। अगला देखते हैं हाथरस दुर्घटना। हाथरस उत्तर प्रदेश में स्थान है। इससे पहले महामाया नगर जिला कहते थे। 2 जुलाई 2024 को नारायण साकार विश्वहरि भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से 120 से लोगों की जान चली गई, जिसमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे। ये जो हाथरस है ये जाट, कुषाण, गुप्त साम्राज्य और मराठा शासकों के शासन क्षेत्र में रहा है, और यहाँ पर कई और टूरिस्ट प्लेस भी हैं। और ये हाथरस क्यों फेमस है, ये गुलाल रंग का उद्योग जो है यहाँ पर करीब 1 सदी पुराना है, और कई विदेशों तक यहाँ से गुलाल जो है बन के जाता है। गुलाल आप समझ रहे होंगे, होली में उड़ रहे गुलाल। कंचनजंगा एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के पास कटिहार मंडल के रंगापानी और निजबाड़ी वाली स्टेशन के बीच में स्टेशन कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने धक्का मार दिया पीछे से, जिसके कारण ये हादसा इतना भीषण था कि कंचनजंगा एक्सप्रेस का एक कोच जो है मालगाड़ी पर चढ़ के आसमान की ओर खड़ा हो गया था। आइए अगला देखते हैं, उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना। 12 नवंबर 2023 को उत्तरकाशी के सिलक्यारा के डंडाल गांव तक निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा दब गया। 41 मजदूर फंस गए थे जिन्हें 28 नवंबर 2023 को बाहर निकाला गया। आप देखिए 12 नवंबर को घटना हुई थी और 28 को निकाला गया, अर्थात 16 दिन वो मजदूर उसी सुरंग में बिना खाए पिए फंसे रहे थे। ये जो सुरंग है ये 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है और उत्तरकाशी और यमुनोत्री के बीच 26 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगा। अगला जो देखते हैं, ये भूकंप है ताइवान में आया था। ताइवान के पूर्वी हिस्से में 7.4 तीव्रता वाला भूकंप आया है। इसका केंद्र ताइवान के हुआलियन शहर से 18 किलोमीटर दक्षिण में 14.8 किलोमीटर की गहराई पे था। ये भूकंप इतना मतलब जोरदार था कि ये जो आया तो ताइवान में था, लेकिन इसके जो शॉक थे वो जापान तक में रिकॉर्ड किए गए। ताइवान एवं जापान दोनों यूरेशिया और परिप्रशांत प्लेटों के मध्य में स्थित है। यहाँ पर यूरेशियन प्लेट और जो पैसिफिक प्लेट है वो आपस में कन्वर्ज करती है, जिसके कारण यहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी फटना एक सामान्य सी बात है। तो मित्रों, जो ये आपदा वाला वीडियो है वो यही समाप्त होता है।
उम्मीद करता हूं कि आपको एक सरसरी तौर से जितने भी आपदाएं, भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, हरिकेन, टाइफून, सब कुछ आपने एक नज़र में देख लिया होगा। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप अवश्य कर लेंगे। मित्रों, वीडियो को समाप्त करता हूं। हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।